Hello everybody, welcome back to the channel Kitab Dimag. This is Abhinav Pandey and you are watching how to study thermodynamics. Thermodynamics physics वाले की बात कर रहा हूँ मैं अभी, not of the chemistry one. Thermodynamics जो chapter है, that is a short chapter with lots of formulas which are very essential to be understood before going on or moving on to the questions. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, प्रॉब्लम कहाँ आती है। मैं आज इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रॉब्लम क्या है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते समय, उसको डील कैसे करना है। एक्चुअली में देखो, व्हेन अ जर्नी इज वेरी लॉन्ग एंड टफ एंड यू डोंट नो व्हाट थिंग्स आर टू कम ऑन योर जर्नी, तुम्हें दिक्कत क्या हो जाती है, तुम्हें पता नहीं रहता कि आगे क्या आने वाला है, तुम गिव अप कर देते हो बीच में। एंड थर्मो जैसा चैप्टर, अगर तुमने अपनी छोटी सी मिस्टेक या फिर किसी तंग आने की वजह से, फॉर्मूलाज की वजह से अगर गिव अप कर दिया उससे, तो एक बहुत बढ़िया ईजी पार्ट तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, जिसकी वजह से तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग देनी है मुझे। जैसे देखो, किसी भी रास्ते पे चलो तुम, अगर तुम्हें बता दिया जाए कि आगे 8 गड्ढे आने वाले हैं, तो तुम गिन लोगे हाँ भाई 8 गड्ढे हैं, पार कर लिया जाएगा किसी तरह। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊँ ही ना कि 8 गड्ढे हैं, तुमने 5 गड्ढों को पार किया एंड तुम सोच रहे हो यार अभी न जाने कितने, हो सकता है 5 गड्ढों के बाद तुम रिटर्न कर जाओ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में कितने गड्ढे हैं, इस चैप्टर में कहाँ तुम्हें परेशानी आ सकती है और उसका क्या उपाय होने वाला है। सो बी कंटिन्यूसली इन दिस वीडियो, एक भी पार्ट को स्किप मत करना। लेट्स बिगिन विद ऑल द पॉइंट्स लाइक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहली बात करेंगे हमें कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर्मूला क्लिक नहीं होता है। एक्चुअली में देखो, जब तुम थ्योरी कंप्लीट करते हो, कोचिंग में पढ़ाया गया हो या फिर किसी बुक से पढ़ते हो, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब तुम क्वेश्चंस में जाते हो तो यू फाइंड आउट कि जो क्वेश्चंस है दे आर नॉट वेरी हार्ड। पहले तो उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझ में आ गया तो फॉर्मूला नहीं याद आता कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। सॉल्यूशन जब पलट के देखते हो तो तुम्हें फील होता है कि ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा था, बस लगाया आंसर निकाला। और इस टाइम पे जब तुम सॉल्यूशन देख के समझते हो ना कि तुम्हें तो सब आ रहा है, सॉल्यूशन देखते समय सबको ही लगता है कि उससे तो आ ही रहा है, और सॉल्यूशन देखते समय इस चैप्टर में स्पेशली तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई फॉर्मूला में वैल्यू डाला निकाला, तुम जब सॉल्यूशन देख लेते हो ना तो तुम्हें लग जाता है ऐसा कि तुम्हें आ रहा है, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है। तो कभी भी सॉल्यूशन पे रिलाय मत करना कि सॉल्यूशन देख करके बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया। तो यहीं पे पहली गलती आती है कि तुम्हें फॉर्मूला क्लिक नहीं होते और उसमें भी तुम सॉल्यूशन देखते हो और ये सोचते हो ना कि सॉल्यूशन देख देख के यही प्रैक्टिस होते रहेगी तुम्हारी, और तुम प्रैक्टिस करके ही फॉर्मूलाज को याद करोगे। तुम फॉर्मूलाज को याद करना प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो उस टाइम पे। मैं भी मिस्टेक बता रहा हूँ कि किस पॉइंट पे किस क्या मिस्टेक होती है। उस पॉइंट पे तुम फॉर्मूलाज को याद करना प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो और ये अज्यूम करते हो कि प्रैक्टिस के साथ फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। लेट मी टेल यू द ट्रुथ बॉय, एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलाज हैं ये प्रैक्टिस के साथ तुम्हें याद हो जाएं, ये बहुत कम चांसेस रखते हैं। बिकॉज अगर मान लेते हैं तुम्हें किसी जंग में जाना है, इसका एक बहुत बढ़िया रीज़न है। अगर मान लेते हैं तुम्हें किसी एक जंग में जाना है, तुम्हें तलवार उठानी भी नहीं आती है, तुम्हें ढाल उठाना भी नहीं आता है, तुम उस जंग में चल जाओ और वहाँ पे जा करके तुम सोचो कि तुम जंग में लड़ लड़ के ही सीख लोगे कि तलवार कैसे चलानी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तुम ले जाओगे वहाँ पे तुम्हें जंग में निकाल दिया जाएगा, तुम हार जाओगे जंग में। इसीलिए जंग से पहले भी तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, तब तो तुम जंग में जाके प्रैक्टिस करोगे। जंग में तुम्हारा प्रैक्टिस होता है, बट उससे पहले एक बार तलवार उठाना आना चाहिए तुम्हें। उसी तरह तुम फॉर्मूलाज को याद करने वाला पार्ट प्रैक्टिस पे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उससे पहले ही घर में खुद से बिफोर प्रैक्टिस 100% याद करना पड़ेगा। दिस इज द ट्रुथ। प्रैक्टिस के साथ याद नहीं होने वाला 100%। अगर मान लेते हैं ना, तुम सोच रहे हो कि प्रैक्टिस के साथ याद कर लेंगे, तो तुम क्वेश्चन जब तुमसे होंगे ही नहीं, फॉर्मूला तुमसे तुम्हें याद ही नहीं आएंगे, तो तुम कितने क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि फॉर्मूला याद करना है मुझे। एक्चुअली फाइंड आउट तो ये करोगे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सो क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट मत करो, इससे बढ़िया प्रिसाइज टाइम 1 to 1.5 आवर्स फॉर्मूलाज को दो। किस तरह से देना है वो मैं भी अच्छे से बताने वाला हूँ, तुम्हें किस तरह से याद करना है फॉर्मूलाज को, बहुत बढ़िया से लिंक करके याद करना है। एक्चुअली में जो चैप्टर है इसमें कंप्लीट लिंकेज है फॉर्मूलाज की, इसलिए अगर फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं तो उनका एक बहुत बढ़िया लिंक भी है जिसे कि तुम्हें समझना होगा। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें उसका हिंट देने वाला हूँ बहुत अच्छा सा, एक प्रोसेस को बढ़िया से एक्सप्लेन करके। सो हमने पहले देखा कि तुम्हारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था फॉर्मूला क्लिक नहीं होता, उसका एक रीजन यही है कि तुमने फॉर्मूलाज को ढंग से याद करने में समय नहीं दिया है। सेकंड प्रॉब्लम जो है वो प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन प्रैक्टिस, यानी किस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करना, फॉर्मूलाज को याद करने के काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, किस पे छोड़ देना, प्रैक्टिस पे छोड़ देना कि प्रैक्टिस पे याद होगा, ये दोनों गलत है। तो ये पॉइंट तुम गलती कर रहे हो, इससे ध्यान रखोगे। ये पॉइंट वो है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी मिस्टेक है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ये था प्रॉब्लम, ये था मिस्टेक जो तुम कर रहे हो उसके साथ। और इसके बाद आते हैं डू नॉट मेक
फॉर्मूला शीट, तो फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है? पहली बात, फॉर्मूला शीट नहीं बनानी तुम्हें उसके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है फॉर्मूला शीट बना दी। देखो मैं तुम्हें कोई फैंसी तरीका नहीं बताने वाला कि ये फैंसी तरीका होता है, फॉर्मूला की शीट बना करके वॉल में लगा लो या फिर मोबाइल के वॉलपेपर में लगा लो तो याद होने लगेंगी, क्योंकि देखो मुझे ट्रिक्स बना के नहीं बताने हैं तुम्हें। आई डोंट टू टेल यू ट्रिक्स जो मैं बनाऊँ फैंसी लगे, मुझे वो चीज़ें बतानी है जो मैंने सच में कभी खुद की हो या फिर मैंने खुद कई लोगों को एनालाइज किया हो, करते हुए देखा हो, तो मैं अपनी एनालिसिस में चीज़ें बताऊंगा। मैं जो वास्तविक दुनिया में देख रहा हूँ इस चीज़ों को कैसे याद किया जाता है उनके बेसिस से बताऊंगा, ना कि जो चीज़ मुझे फैंसी लगी सुनाने में। सो बिलीव में जो मैं बोलने वाला हूँ दैट इज़ व्हाट अ ह्यूमन थिंग, वो इंसानी चीज़ है, वो कोई रोबोटिक या फिर क्रिएटेड चीज़ नहीं है, इमेजिनेशन वाली चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे याद करना है। तो ये जो मैं बताने वाला था ह्यूमन टेक्निक, वो है डू नॉट मेक फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट नहीं बनाना है, ऐसा नहीं फॉर्मूला शीट पर रिलाई करके बना करके। रेदर, यहाँ पे आर छोड़ गया, रेदर राइट फॉर्मूलाज ऑन मेनी शीट। इसका तरीका क्या है? फॉर्मूलाज को बहुत सारे शीट्स बना बना के साइड करो, रफ शीट्स में बनाओ, फॉर्मूलाज को लिखो और साइड करो, ठीक है? ये काम कैसे करना है अभी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तुम्हें। मान लेते हैं ना, देखो इस चैप्टर में ना बेसिकली 4 प्रोसेस जो है तुम्हारे पास, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ये 4 फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जिसपे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। इनके ही फॉर्मूलाज याद करने में हालत खराब होती है, कौन से कि कौन सा किस में लगने वाला है, किस में NRLN, NRTLN V2/V1 लगेगा, किसके वर्क डन में P डेल्टा V लग जाता है, किसके में क्या लगेगा। यही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बस यही 4 प्रोसेस हैं। तो इन 4 प्रोसेस को ऐसे उंगलियों में पकड़ो, एक एक प्रोसेस के लिए प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। मैं तुम्हें अभी एक प्रोसेस का एग्जांपल देता हूँ सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि हर प्रोसेस को किस तरह से रफ शीट्स में, कई सारे रफ शीट्स में एक ही चीज़ बना बना के लिख के फेंकना है उन शीट्स को। आई मीन फेंकना नहीं, उन्हें जमा करके रखो जो भी करते हो, लेकिन उन्हें कई सारी शीट्स में तुम्हें उतारना है विद द हेल्प ऑफ योर पेन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसको मैं कंप्लीटली रिवाइज करने वाला हूँ, एंड याद रखना इस रिवीजन में ये जो तुमने किया ये फॉर्मूलाज को लिखने वाला, उसको क्विक एनालिसिस के साथ करना है। हर जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसकी क्विक एनालिसिस भी रखनी है। चलो मैं उस चीज़ को जल्दी से उतार के बताता हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट किए। आइसोबारिक प्रोसेस की बात की जाए तो अगर उसमें आइसोबारिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो सबसे पहले PV इज इक्वल टू NRT याद आएगा मुझे, यानी प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको एनालाइज करना है, दिस इज नॉट समथिंग टू राइट, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है? वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, किसी भी किस्म पता चलेगा मुझे। अगर टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, डेल्टा यू पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है? एक और मतलब है वॉल्यूम के बढ़ने का, वॉल्यूम के बढ़ने का ये भी मतलब होता है कि वर्क डन जो है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो एक एक पार्ट में इतनी एनालिसिस करते जानी है, ये सेकंड्स में करना है तुम्हें पेपर में। हो सकता है शुरू में टाइम लगे, हो सकता है शुरू में टाइम लगे, लेकिन बाद में ये चीज़ आसान होने लगेगी। अगर तुम कहो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि 4 प्रोसेस को किस तरह से रिवाइज किया जा सके, कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। चलो ठीक है, अभी मैं इस प्रोसेस को बता देता हूँ अच्छे से। वॉल्यूम इज राइटली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को इस तरह से यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद देखते हैं हम इसका एक फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसके थ्रू अगर हम जाएं तो उसमें कहा जाता है कि जो Q होता है वो इक्वल होता है वर्क डन प्लस डेल्टा यू के, ठीक है? अगर मैं इसमें Q का फॉर्मूला लिखूं तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें NCP डेल्टा टी लिख सकता हूँ, NCP डेल्टा टी। अब यहाँ से इसके साइन का भी अंदाजा लगाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाए, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो Q पॉजिटिव हो गया, अगर टेम्परेचर घटाए तो Q नेगेटिव हो गया। ये बात ध्यान रखनी है। टेम्परेचर बढ़ाएगी घटाए कैसे पता चलेगा? इन सब पॉइंट्स को देखो ना, सारे लिंक्ड है साथ में। ओके, ये पॉइंट कवर हो गया हमारा इसके Q के रिलेटेड। अब सारी बातें हो गई ये हीट के रिलेटेड। अब वर्क डन की बात करते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ P dV, इंटीग्रेशन ऑफ P dV लेनी है मुझे, तो P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dV हो जाएगा डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, ये इसका वर्क डन हो गया। P डेल्टा V को मैं कैसे लिख सकता हूँ? NR डेल्टा T। ये अगर नहीं पता था अभी पता होना चाहिए। P डेल्टा V को तुम NR डेल्टा T लिख सकते हो। डेल्टा ऑफ P इंटू V को भी तुम NR डेल्टा T लिख सकते हो। V इंटू डेल्टा P को भी NR डेल्टा T लिख सकते हो। सो ये बात समझ में आ गई मुझे। और देखते हैं क्या डेल्टा के बारे में। अच्छा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव, वॉल्यूम घटा तो नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ा तो पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ा तो घटा तो नेगेटिव। यहाँ से सारी पॉइंट्स लिंक हो रही हैं। डेल्टा यू की बात करें तो डेल्टा यू अगर टेम्परेचर बढ़ा तो पॉजिटिव, टेम्परेचर घटा तो नेगेटिव, हमें पता ही है। वो इन पॉइंट से लिंक करके भी देख सकते हो। फॉर्मुलाज की बात करते हैं सीधे। इसका सबसे फंडामेंटल फॉर्मुला याद आता है मुझे, एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी के बाद मुझे एक बात और पता है कि जो सीवी की वैल्यू होती है वो FR/2 होती है, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा NFR डेल्टा T/2, ठीक है? अब मुझे एक और चीज याद आती है, सीवी की एक और वैल्यू होती है, वो होती है R/γ-1, वेयर गामा इज द पॉइजन्स रेशियो। इसको मैं दोबारा यहाँ पे डाल देता हूँ सीवी की जगह, N इंटू R इंटू डेल्टा T बाय γ-1। ये फॉर्मूला डाला। अरे मुझे एक और चीज देखिए यहाँ पे बढ़िया से, ये मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये NR डेल्टा T और NR डेल्टा T यहाँ पे मिल गया मुझे। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे एक और चीज लिख सकता हूँ, P डेल्टा V। एक्चुअली मैंने बोला था P डेल्टा V और NR डेल्टा T बराबर होते हैं, तो P डेल्टा V
बराबर गामा माइनस वन। ये भी लिख सकता हूँ मैं इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वर्क डन का जो एन डेल्टा टी है वो इसका न्यूमरेटर बन चुका है। मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन डाला डेल्टा यू का, उसमें जो न्यूमरेटर है और वर्क डन दोनों की क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब जब क्यू लिखने वाला रहूँगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वर्क डन प्लस वर्क डन बाय गामा माइनस वन। ये सारी एनालिसिस तुम्हें करनी रहेगी। ग्राफ की बात करेंगे तो जो ग्राफ बनाओगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर आगे की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव है तो इतनी चीजें तुम एनालाइज कर पा रहे हो। सो दिस इज एनालिसिस जो मैंने इतने में डाला ना, इस तरह की एनालिसिस तुम्हें करनी है हर एक प्रोसेस पे। उसके लिए होना क्या चाहिए, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, फॉर्मुलाज याद होनी चाहिए तुम्हें बेसिक बेसिक। और उन फॉर्मुलाज को एक बार माइंड में आ गए ना तो ये वाली चीज तुम जितने बार करोगे वो फॉर्मुलाज उतने स्ट्रांग होंगे। यही वो सीक्रेट तरीका है, यही वो ट्रेजर है जिसके थ्रू थर्मोडायनेमिक्स के हर एक प्रोसेस को याद किया जा सकता है। यहाँ पे तुमने देखा कि मैंने हर एक पॉइंट को किस तरह से लिंक करके बताया, इवन मैंने लिखा भी वैसे ही हर चीज को लिंक करते हुए। इससे हुआ क्या, फॉर्मुलाज को सिर्फ सिंबॉलिक वे में नहीं याद किया गया, इसको इसके यूज के हिसाब से, इसके लिंक के हिसाब से, इसका जो यूज है प्रोसेस में उस तरह से याद किया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें अभी ये चौथा पॉइंट समझ में आता होगा कि क्विक एनालिसिस ऑफ ऑल प्रोसेस। हर प्रोसेस में इन फॉर्मुलाज को लगाओ अपने मन में और क्विक एनालिसिस करो। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। यही वो मेन पॉइंट है जिसके लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें मिनिमम कितने देने चाहिए इसको। ये जो बोला ना प्रोक्रेस्टिनेटिंग और प्रैक्टिस को छोड़ करके तुम्हें फॉर्मुला शीट बनाना है और इसमें तुम्हें एटलीस्ट 1.5 आवर्स देने ही होंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, व्हेन आई स्टडीड दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, at first I was not able to solve all the questions, not even 2 or 3, just because I procrastinated the learning process of a formula on a practice rather than focusing on keep taking the copy in the hand and recalling all the formulas. So I took 20 minutes to see all these facts. These are facts. I know you can also see, you're a brilliant guy. But after seeing those facts, how can you remember or memorize that thing? The method that I used to memorize everything within 1.5 hours or 2 hours, which I really thank it. अभी भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए कि मैंने वो 1.5-2 घंटे दिए, जो कि जिसने कि मैंने पूरी थर्मोडायनेमिक्स का गेम चेंजर की तरह एक्ट किया, जिसने पूरी थर्मोडायनेमिक्स को मेरे चेंज कर दिया फिजिक्स के। वो यही था कि हर एक प्रोसेस में जितने भी फॉर्मुलाज पढ़े हो उसे अप्लाई करो, पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटीज कैसे होने वाली हैं, इस तरह का क्विक एनालिसिस दो। इस तरह करके मैं लेट मी शो यू सम शीट। दिस इज द साइज ऑफ शीट दैट आई यूज फॉर माई प्रैक्टिस। इस साइज वाले प्रैक्टिस शीट में, हाफ शीट में मैं कंप्लीट फॉर्मुलाज को याद कर लेता था चारों प्रोसेस के, एंड देन उसे रिपीट करता था। And after repeating for about 1.5 hours, I found myself to be very confident. इन सब का रिजल्ट क्या होने वाला है फाइनली बात कर लेते हैं। एट द लास्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का आएगा जब तुम ये डमी प्रैक्टिस करोगे ना। इसे डमी प्रैक्टिस क्यों करोगे, इसमें तुम्हें कोई वैल्यूज नहीं दी गई है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जैसे कि तुम तलवार हवा में चला रहे हो, तो वैसा तलवार में हवा चलाना तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाला है। सो समिंग अप विद द फिफ्थ पॉइंट, द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ। ग्राफ की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसमें कि तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। अगर तुमसे ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे तो एटलीस्ट स्लोप निकालना सीख लो। ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, कौन सा ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है, ये पता कर लो। ग्राफ में वैल्यूज किस तरह से निकाल सकते हैं, कौन से पॉइंट का क्या मीनिंग होता है, बेसिक कोई 10 to 20 मिनट्स की वीडियो यूट्यूब पे देख लेना कि बेसिक्स ऑफ ग्राफ। उसके हेल्प से तुम काफ़ी सारे प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को सॉल्व करना सीख जाओगे। सो विद दिस आई एंड अप द टुडेज वीडियो, एंड आई एम लाइक very full of thoughts about this chapter, because this chapter is like full of formulas and facts, but they are all concised in the 4 processes. तो इन 4 प्रोसेसेस के जितने भी थॉट्स हैं मैं भी सब तो नहीं बता सकता तुम्हें, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो जितने भी तुम्हें मैंने चीज़ें बताई हैं अभी, उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई करो, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ टाइम लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू।